नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ, कहानी का नाम है पिंजर। पिंजर मतलब हड्डियों का ढांचा, जिसे हम कंकाल बोलते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी पिंजर। जब मैं पढ़ाई की पुस्तकें समाप्त कर चुका तो मेरे पिता ने मुझे वैदिकी सिखानी चाहिए और इस काम के लिए एक जगत के अनुयायी गुरु को नियुक्त कर दिया। मेरा नवीन गुरु केवल देशी वैदिक में ही चतुर न था, बल्कि डॉक्टरी भी जानता था। उसने मनुष्य के शरीर की बनावट समझाने के आशय से मेरे लिए एक मनुष्य का ढांचा अर्थात हड्डियों का पिंजर मंगवा दिया था, जो उस कमरे में रखा गया था जहां मैं पढ़ता था। मुझको भी डर लगता था और आरंभ में मैं उस कमरे में अकेले ना जाता था। यदि कभी किसी आवश्यकता से जाना पड़ता तो उसकी ओर आंख उठाकर देखता भी ना था। एक और विद्यार्थी भी मेरा सहपाठी था, जो बहुत ही निर्भय था। यह एक अमर घटना है, मेरा विचार सत्य है और सत्य ही निकला। कुछ दिनों पहले की घटना है कि एक रात को गृहस्थ आवश्यकताओं के कारण मुझे उस कमरे में सोना पड़ा। मेरे लिए यह नई बात थी, अतः नींद न आई और मैं काफी समय तक करवटें बदलता रहा, यहाँ तक कि समीप के गिरजाघर में 12 बजाए गए। जो लैंप मेरे कमरे में प्रकाश दे रहा था वह मध्यम होकर धीरे धीरे बुझ गया। उस समय मुझे उस प्रकाश के संबंध में विचार आया कि क्षण भर पहले वह विद्यमान था, किंतु अब सर्वदा के लिए अंधेरे में परिवर्तित हो गया है। धीरे धीरे मेरे विचार पिंजर की ओर परिवर्तित होना प्रारंभ हुआ। मैं हृदय में सोच ही रहा था कि भगवान जाने ये हड्डियां अपने जीवन में क्या कुछ ना होंगी। सहसा ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई अनोखी वस्तु मेरे पलंग की चारों ओर अंधेरे में फिरी हुई हो। लंबी सांसों की ध्वनि, जैसे कोई दुखित व्यक्ति सांस लेता हो, मेरे कानों में आई और पाँवों की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा यह मेरा भ्रम है और बुरे स्वप्न के कारण कल्पनाएं की आवाजें आ रही हैं, किंतु पाँव की आहट फिर सुनाई दी। इस पर मैंने भ्रम निवारण हेतु उच्च स्वर में पूछा, कौन है? यह सुनकर वह अपरिचित शक्ल मेरे समीप आई और बोली, मैं हूँ, मैं अपने पिंजर को देखने आई हूँ। मैंने विचार किया मेरा कोई परिचित मुझसे हंसी कर रहा होगा, इसलिए मैंने कहा, यह कौन सा समय है पिंजर यानी कंकाल देखने का? वास्तव में तुम्हारा अभिप्राय क्या है? ध्वनि आई, मुझे आज समय से क्या अभिप्राय है? मेरी वस्तु है, मैं जिस समय चाहूँ देख सकती हूँ। आह, क्या तुम नहीं देखते? वे मेरी पसलियाँ हैं जिनमें वर्षों मेरा हृदय रहा है। मैं पूरे 26 वर्ष इसी घोंसले में बंद रही हूँ, जिसको अब तुम पिंजर कहते हो। यदि मैं अपने पुराने घर को देखने चली आई तो इससे तुम्हें क्या बाधा हुई? मैं डर गया और आत्मा को टालने के लिए कहा, अच्छा, तुम जाकर अपना पिंजर देख लो, मुझे नींद आती है, मैं सोता हूँ। मैंने हृदय में निश्चय कर लिया कि जिस समय वह यहाँ से हटे मैं तुरंत ही यहाँ से भागकर चला जाऊंगा, किंतु वह टलने वाली आसामी न थी। कहने लगी, क्या तुम यहाँ अकेले सोते हो? अच्छा, आओ कुछ बातें करें। उसका आग्रह मेरे लिए व्यर्थ की विपत्ति से कम न था। मृत्यु की रूपरेखा मेरी आंखों के सामने फिरने लगी, किंतु विवशता से उत्तर दिया, अच्छा तो बैठ जाओ, कोई मनोरंजक बात सुनाओ। आवाज आई, लो सुनो। 25 वर्ष बीते, मैं तुम्हारी तरह मनुष्य थी, मनुष्यों में बैठकर बातचीत क्या करती थी, किंतु अब शमशान के शून्य स्थान पर फिरती रहती हूँ। आज मेरी इच्छा है कि मैं फिर एक लंबे समय पश्चात मनुष्य से बातें करूं। मैं प्रसन्न हूँ कि तुमने मेरी बातें सुनने पर सहमति प्रकट की है। क्यों, तुम बातें सुनना चाहते हो या नहीं? यह कहकर वह आगे की ओर आई और मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई व्यक्ति मेरी पंक्ति पर बैठ गया है। फिर उससे पूर्व कि मैं कोई शब्द मुख से निकालूं, उसने अपनी कथा सुनानी आरंभ कर दी। वह बोली, महाशय, जब मैं मनुष्य के रूप में थी तो केवल एक व्यक्ति से डरती थी। वह व्यक्ति मेरे लिए मानव मृत्यु का देवता था। वह मेरा पति था। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मछली को कांटा लगाकर पानी से बाहर ले आया हो, वह व्यक्ति मुझको मेरे माता पिता के घर से बाहर ले आया था, मुझको वहां जाने ना देता था। अच्छा था, उसका काम जल्दी ही समाप्त हो गया, अर्थात विवाह के दूसरे महीने ही संसार से चल बसा। मैंने लोगों की देखा देखी वैष्णव रीति से उसके क्रियाक्रम किए, किंतु हृदय में इससे बहुत प्रसन्न थी कि कांटा निकल गया। अब मुझको मेरे माता पिता से मिलने की आज्ञा मिल जाएगी और मैं अपनी पुरानी सहेलियों से जिनके साथ खेला करती थी मिलूंगी। किंतु अभी मुझको मैके जाने की आज्ञा न मिली थी कि मेरा ससुर घर आया और मेरा मुख ध्यान से देखकर अपने आप कहने लगा, मुझको इसके हाथ पैरों कि चिन्ह देखने से मालूम होता है कि यह लड़की डायन है।
अपने ससुर के वे शब्द मुझको आज तक याद हैं। वे मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसके कुछ दिनों पश्चात मुझे अपने पिता के यहाँ जाने की आज्ञा मिल गई। पिता के घर जाने पर जो खुशी प्राप्त हुई वह वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं वहाँ प्रसन्नता से अपने यौवन के दिन व्यतीत करने लगी। मैंने इन दोनों अनेकों बार अपने विषय में कहते हुए सुना कि मैं सुंदर युवती हूँ, परंतु तुम कहो तुम्हारी क्या सहमति है। मैंने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें जीवित देखा नहीं, मैं कैसे सहमति दे सकता हूँ। जो कुछ कहती हो ठीक ही होगा। वह बोला, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि इन दो गंढों के बीच लज्जाशील दो नेत्र देखने वालों पर बिजलियां गिराते थे। खेद है कि तुम मेरी वास्तविक मुस्कान का अनुमान इन हड्डियों के खुले मुखड़े से नहीं लगा सकते। इन हड्डियों के चहुओर जो सौंदर्य था, अब उसका नाम तक बाकी नहीं है। उसने अपनी कहानी का तारतम्यता प्रवाहित करते हुए कहा, मेरे भाई ने निश्चय कर लिया था कि वह विवाह न करेगा। घर में मैं ही एक अकेली स्त्री थी। मैं संध्या के समय अपने उद्यान यानी बगीचे में छाया वाले वृक्षों के नीचे बैठती तो सितारे मुझे घूरा करते। शीतल वायु जब मेरे समीप से गुजरती तो मेरे साथ अटखेलियां करती। मैं अपने सौंदर्य पर घमंड करती। अनेकों बार सोचा करती कि जिस धरती पर मेरा पांव पड़ता है, यदि उसमें अनुभव करने की शक्ति होती तो प्रसन्नता से फूली न समाती। कभी कहती, संसार के संपूर्ण प्रेमी युवक घास के रूप में मेरे पैरों पर पड़े हैं। मेरे भाई का एक मित्र सतीश कुमार था, जिसने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। वह हमारा भी घरेलू डॉक्टर था। वैसे उसने मुझको नहीं देखा था, परंतु मैंने उसको एक दिन देख ही लिया था और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि उसकी सुंदरता ने मुझे पर विशेष प्रभाव डाला था। मेरा भाई अजीब ढंग का व्यक्ति था। संसार के शीत ग्रीष्म से सर्वथा अपरिचित वह कभी गृहस्थ के कामों में हस्तक्षेप न करता था। वह मनोप्रिय और एकांत में रहा करता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि संसार से अलग होकर वह एकांत प्रिय बन गया और साधु महात्माओं का सा जीवन व्यतीत करने लगा। हाँ, तो वह नवयुवक सतीश कुमार हमारे यहाँ प्रायः आता और यही एक नवयुवक था जिसको अपने घर के पुरुषों के अतिरिक्त मुझे देखने का संयोग प्राप्त हुआ था। जब मैं उद्यान में अकेली होती तो पुष्पों से लदे हुए वृक्षों के नीचे महारानी की भांति बैठती तो सतीश कुमार का ध्यान और भी मेरे हृदय में चुटकियां लेता। परंतु तुम किस चिंता में हो, तुम्हारे हृदय में क्या बीत रही है। मैंने ठंडी सांस भरकर उत्तर दिया, मैं यह विचार कर रहा हूँ कि कितना अच्छा होता कि मैं ही सतीश कुमार होता। वह हंसकर बोली, अच्छा, पहले मेरी कहानी सुन लो, फिर प्रेमालाप कर लेना। 1 वर्ष हो रही हूँ, मुझे कुछ बुखार था। उस समय डॉक्टर अर्थात मेरे प्रिय सतीश मुझे देखने आया। वह प्रथम अवसर था कि हम दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने देखा। देखते ही डॉक्टर मूर्ति समान स्थिर सा हो गया। मेरे भाई की मौजूदगी में होश संभालने के लिए बाध्य कर दिया। वह मेरी ओर संकेत करके बोला, मैं इनके नब्ज देखना चाहता हूँ। मैंने धीरे से अपना हाथ दुसाले से निकाला। डॉक्टर ने मेरी नब्ज पर हाथ रखा। मैंने कभी न देखा कि किसी डॉक्टर ने साधारण बुखार के निरीक्षण में इतना विचार किया हो। उसके हाथ की उंगलियां कांप रही थी। कठिन परिश्रम के पश्चात उसने मेरे ज्वर का अनुभव किया, किंतु वह मेरा ज्वर देखते देखते स्वयं ही बीमार हो गया। क्यों, तुम इस बात को मानते हो या नहीं? मैंने डरते डरते कहा, हाँ बिल्कुल मानता हूँ। मनुष्य की अवस्था में परिवर्तन उत्पन्न होना कठिन नहीं है। वह फिर बोली, कुछ दिनों परीक्षण करने से ज्ञात हुआ कि मेरे हृदय में डॉक्टर के अतिरिक्त और किसी नवयुवक का विचार तक नहीं है। मेरा कार्यक्रम था संध्या समय बसंती रंग की साड़ी पहनकर, बालों में कंघी, फूलों का हार गले में डालकर, दर्पण हाथों में लिए बाग में चले जाना और पहरों देखा करना। क्या दर्पण देखना बुरा है? मैंने घबरा कर उत्तर दिया, नहीं तो। उसने कहानी का सिलसिला स्थापित करते हुए कहा, दर्पण देखकर मैं ऐसा अनुभव करती जैसे मेरे 2 रूप हो गए, अर्थात मैं स्वयं ही सतीश कुमार बन जाती, स्वयं ही अपने प्रतिबिंब को प्रेमिका समझकर उस पर तन मन न्यौछावर करती। अनेकों बार ऐसा हुआ कि पलंग पर बिस्तर बिछाकर लेटी और एक हाथ को बिस्तर पर अपेक्षा से फेंक दिया। जरा आंख झपकी तो सपने में देखा कि सतीश कुमार आया और मेरे हाथ को चूम कर चला गया। बस, अब मैं कहानी समाप्त करती हूँ, तुम्हें तो नींद आ रही है। मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ चुकी थी, अतः मैंने नम्रता भरे स्वर में कहा,
नहीं, तुम कहे जाओ, मेरी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। वह कहने लगी, अच्छा तो सुनो। थोड़े दिनों में सतीश कुमार का कारोबार बहुत बढ़ गया। उसने हमारे मकान के नीचे के भाग में अपनी डिस्पेंसरी खोल दी। अब जब उसे रोगियों से अवकाश मिलता तो उसके पास जाकर मैं बैठ जाती, हंसी ठट्टों से विभिन्न दवाइयों का नाम पूछती रहती। इस प्रकार मुझे ऐसी दवाई भी ज्ञात हो गई जो विषैली थी। सतीश कुमार से जो कुछ मैं मालूम करती वह बड़े प्रेम और नम्रता से बताया करता था। इस प्रकार एक लंबा समय बीत गया। मैंने अनुभव करना आरंभ किया कि डॉक्टर होश हवास खोए सा रहता है और जब कभी मैं उसके सम्मुख जाती हूँ तो उसके मुख पर मूर्धनी सी छा जाती है। परंतु ऐसा क्यों होता है, इसका कोई कारण ज्ञात न हुआ। एक दिन डॉक्टर ने मेरे भाई से गाड़ी मांगी। मैं पास ही बैठी थी। मैंने भाई से पूछा, डॉक्टर रात में इस समय कहाँ जाएगा? मेरे भाई ने उत्तर दिया, तबाह होने को। मैंने अनुरोध किया, मुझे अवश्य बताओ कि वह कहाँ जा रहा है। भाई ने कहा, वह विवाह करने जा रहा है। यह सुनकर मुझ पर मूर्छा सी छा गई। मैंने अपने आप को संभाला और भाई से पूछा, क्या वह सचमुच विवाह करने जा रहा है या मजाक करते हो? उसने उत्तर दिया, सत्य है, डॉक्टर आज दुल्हन लाएगा। मैं वर्णन नहीं कर सकती कि यह बात मुझे कितनी कष्टप्रद अनुभव हुई। मैंने अपने हृदय में बार बार पूछा कि डॉक्टर ने मुझसे यह बात क्यों छिपा कर रखी। क्या मैं उसको रोकती कि वह विवाह मत करे? इन पुरुषों की बात का कोई विश्वास नहीं है। डॉक्टर रोगियों को देखकर डिस्पेंसरी में आया और मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या यह सत्य है कि आज आपका विवाह है? यह कहकर मैं बहुत हंसी और डॉक्टर यह देखकर कि मैं इस बात को हंसी में उड़ा रही हूँ न केवल लज्जित हुआ बल्कि कुछ चिंतित सा हो गया। फिर मैंने सहसा पूछा, डॉक्टर साहब जब आपका विवाह हो जाएगा तो क्या आप फिर से लोगों की नब्ज देखा करोगे? आप तो डॉक्टर हो और अन्य डॉक्टरों की अपेक्षा प्रसिद्ध भी हो। आप शरीर के संपूर्ण अंगों की दशा भी जानते हो, किंतु खेद है कि आप डॉक्टर होकर किसी के हृदय का पता नहीं लगा सके कि वह किस दशा में है। वस्तुतः हृदय भी शरीर का ही एक भाग है। मेरे शब्द सुनकर डॉक्टर के हृदय में तीर की भांति लगे, परंतु वह मौन रहा। लगन का मुहूर्त बहुत रात गए निश्चित हुआ और बारात देर से जानी थी। अतः डॉक्टर और मेरा भाई प्रतिदिन की भांति शराब पीने बैठ गए। इस मनो विनोद में उनको बहुत देर हो गई। 11 बजने को थे कि मैं उनके पास गई और कहा, डॉक्टर साहब 11 बजने वाले हैं, आपको विवाह के लिए तैयार होना चाहिए। वह किसी सीमा तक चेतन हो गया था। बोला, अभी जाता हूँ। फिर वह मेरे भाई के साथ बातों में तल्लीन हो गया और मैंने अवसर पाकर विष की एक पुड़िया जो मैंने दोपहर को डॉक्टर की अनुपस्थिति में उनकी अलमारी से निकाली थी, शराब के गिलास में जो डॉक्टर के सामने रखा हुआ था उसमें डाल दी। कुछ क्षणों के पश्चात डॉक्टर ने अपना गिलास खाली किया और दुल्हन लेने के लिए, दूल्हा बनने के लिए चल दिया। मेरा भाई भी उसके साथ गया। मैं अपने 2 मंजिल कमरे में गई और अपना नया बनारसी दुपट्टा ओढ़ा, मांग में सिंदूर भरी सुहागन बनकर वन की ओर निकली, जहां प्रतिदिन संध्या के समय बैठा करती थी। उस समय चांदनी छिटकी हुई थी, वायु में कुछ सिरहन उत्पन्न हो रही थी और चमेली की सुगंध से उद्यान को महका दिया था। मैंने पुड़िया की शेष दवा निकाली और मुंह में डालकर एक चुल्लू पानी पी लिया। थोड़ी देर में मेरे सिर में चक्कर आने लगे, आंखों में धुलधुलापन छा गया। चांद का प्रकाश मध्यम होने लगा। पृथ्वी तथा आकाश, बेल बूटे, अब मेरा घर जहां मैंने आयु बिताई थी, धीरे धीरे विलुप्त होते हुए ज्ञात हो रहे थे और मैं मीठी नींद में सो गई। 1.5 साल के पश्चात स्वप्न से चौंकी तो मैंने क्या देखा कि 3 विद्यार्थी मेरी हड्डियों की डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और एक अध्यापक मेरी छाती की ओर वेद से संकेत करके लड़कों को विभिन्न हड्डियों के नाम बता रहा और कहता है कि यह हृदय होता है जो विवाह और दुख के समय धड़का करता है और वह स्थान जहां उठती जवानी के समय फूल निकलते हैं। अच्छा, अब मेरी कहानी समाप्त होती है, मैं विदा होती हूँ, तुम भी सो जाओ। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, साहित्य हमारे देश का सुनते रहिए। धन्यवाद।